हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन बैंक आप सबको पता है कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने करा दिया था बच्चों। आज अपन यहाँ पर पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं और इसमें बच्चों आज हम प्रश्न क्रमांक 10 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो यदि आप लोगों का डिमांड रहेगा कि और लाइए सर तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख लीजिए, कहानी उपन्यास में अंतर है, रेखाचित्र संस्मरण में अंतर, जीवनी आत्मकथा में अंतर। ठीक है, तो ये सारे अंतर आप लोगों को सीधा सीधा बच्चों हम जैसे पुराने क्वेश्चन बैंक को देखते हैं जहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। जैसे देख सकते हैं बच्चों कि 2024 में पूछा गया था कहानी और उपन्यास में अंतर, और इसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है कहानी और उपन्यास में अंतर। देखिए बच्चों, उपन्यास क्या होता है, थोड़ा आकार में बड़ा होता है और केवल आपको 2 नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 2 नंबर से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। और कहानी का आकार थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए बच्चों, कहानी में जैसे कोई भी चीज यदि बड़ा होगा तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी, सिंपल है। और यदि कोई आकार में छोटा है तो पात्रों की संख्या सीमित होगी, बस। 2 यदि अंतर याद हो गया तो एक एक उदाहरण आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गोदान जो है एक उपन्यास है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और कहानी में बच्चों जैसे यहां पर हार की जीत सुदर्शन कृत एक कहानी है। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम 3 अंतर और बच्चों मिनिमम 2 अंतर तैयार रखना है कि उपन्यास का आकार बड़ा होता है ना, और कहानी का आकार छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। और जिसमें आकार बड़ा होगा तो उसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी और कहानी में पात्र की संख्या सीमित होती है, सिंपल है। यहाँ पर कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है, इसमें थोड़ा सा सीमित होता है। तो ये ऐसे में आपको याद भी हो गया होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, प्रेमचंद के अनुसार एक बगीचा क्या है। उपन्यास एक बगीचा होता है। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद ने बताया कि भैया उपन्यास क्या है, एक बगीचा है और उस बगीचे में कहानी जो है एक गुलदस्ता है। यानी उपन्यास का आकार बहुत बड़ा है और बीच में एक छोटा सा गुलदस्ता वो कहानी के समान है, यानी कहानी का आकार छोटा है, सिंपल। चलिए इसके बाद रेखाचित्र संस्मरण में अंतर आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था बच्चों, रेखाचित्र संस्मरण में कोई 2 अंतर। तो यहां पर आप देखिए रेखाचित्र और संस्मरण, बढ़िया सा शब्द है। देखिए भाई, संस्मरण मतलब किसी चीज का स्मरण करके किसी घटना पर आधारित हम कुछ चीज तथ्य लिख देते हैं तो वो संस्मरण कहला जाता है। लेकिन बच्चों जब किसी व्यक्ति पर आधारित किसी चीज को एकाग्र करके एक रूपरेखा तैयार करके हम लिखते हैं तो वो रेखाचित्र हो जाता है। तो जब किसी घटना को संस्मरण करके लिखा जाता है तो वो आपका संस्मरण कहला जाता है बच्चों। लेकिन रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है। संस्मरण की शैली वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है बच्चों। कहने का मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत करें, किसी घटना पर आधारित हम लिखते हैं तो संस्मरण है तो उसका वर्णन थोड़ा सा ज्यादा होगा। विवरण करके लिखेंगे, वर्णन ज्यादा वर्णनात्मक बोल सकते हैं, यानी लंबा चौड़ा कहानी उस पर लिखा जाएगा। लेकिन रेखाचित्र बच्चों सिंपल है, इसकी शैली जो है चित्रात्मक होती है। ठीक है, संस्मरण में विषय का आत्मीयतापूर्ण वर्णन रहता है और रेखाचित्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र का आत्मीयता का पूर्ण विश्लेषण होता है। तो कितने अंतर, मात्र 2 अंतर। अभी एग्जाम पास में तो 2 अंतर। संस्मरण क्या है बच्चों, ये किसी घटना पर आधारित होता है, लेकिन रेखाचित्र किसी व्यक्ति पर आधारित है। ठीक है, और संस्मरण की जो शैली है वो वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, जबकि इसकी शैली चित्रात्मक होती है। बस 2 अंतर, क्लियर। इसके बाद आप आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखिए। अगला प्रश्न आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर है बच्चों। तो आत्मकथा मतलब स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा, यानी जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिख दे, है ना, जीवन की गाथा, अपनी ही जीवन की गाथा लिख देता है, यानी कभी इसमें अपने ही बारे में स्वयं लिखता है बच्चों, वो आपका आत्मकथा है। लेकिन जीवनी किसी महापुरुष के बारे में, उसके जीवन के बारे में वर्णन होता है, यानी जीवनी में किसी महान पुरुष के बारे में वर्णन किया जाता है। और आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी कहानी के बारे में, अपने मतलब जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करता है। इसमें रचनाकार अपने ही जीवन पर लिखता है, इसमें रचनाकार अन्य व्यक्ति पर लिखता है बच्चों। आत्मकथा में जीवन काल की घटना आधारित, मतलब अपने जीवन में कोई एक घटना विशेष का वर्णन होगा, क्योंकि भाई साहब पूरा जीवन तक तो हम जी नहीं सकते हैं। जब हम लिखेंगे तो भी बचपन में तो उतना समझदार है नहीं, तो किसी एक घटना का ही लिखेंगे। हमको तो याद तो नहीं रहेगा कि हम 5 साल के थे तो क्या कर रहे थे। तो हम आत्मकथा लिख रहे हैं, स्वयं के बारे में लिख रहे हैं, तो भाई अपने ही बारे में पता है, लेकिन जब हम समझदार हो गए थे, जब हम जानकार हो गए थे तब के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के थे तब की भी जानकारी हमको याद है, ऐसा नहीं है, समझ रहे ना। तो आत्मकथा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से यहां पर स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा है और जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होता है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है और महापुरुष के बारे में रहता है और उसके जन्म से मृत्यु तक के वर्णन होता है। ठीक है बच्चों। चलिए नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी, नाटक और एकांकी। एक अंक की विधा आपकी एकांकी कहलाएगी और लेकिन अनेक अंक की विधा बच्चों नाटक होगी। शब्द से अर्थ देखो, नाटक एकांकी, एकांकी में एक अंक की विधा होगी और नाटक में बच्चों
एक से अधिक अंक होगा। सीमित है कि यदि एक अंक पर आधारित है, मतलब एक सीमित चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं पात्रों की संख्या कम होगी, लेकिन नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि भाई ये अनेक अंक पर आधारित है, यानी नाटक का आकार बड़ा है और एकांकी का आकार छोटा है। बस 2 से 3 अंतर, अभी एग्जाम पास में है ना, 2 से 3 अंतर, इससे ज्यादा अंतर आपको पढ़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है, बताइए। निबंध को गद्य, यानी गद्य खंड में निबंध को कसौटी, भाई गद्य की कसौटी है, यानी एक प्रकार से निबंध लिखते समय लेखक इस प्रकार से लिखे कि लोगों के मन में, है ना, बिल्कुल उस पर आकर्षक बना रहे। तो इसका कारण यह है बच्चों, आप लोग लिख लेना कि निबंध में गद्य की कसौटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गद्य लेखन की गुणवत्ता और लेखक की भाषा पर पकड़ का परीक्षण करता है, ठीक है। यानी जो आपका निबंध लेखन एक प्रकार से बच्चों, जब हम गद्य का लेखन करते हैं तो भाषा और पूरा लेखक की जो पकड़ है इसका पूरा का पूरा परीक्षण करता है, इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। शुक्ल युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, मतलब लगभग आपको 3 विशेषताएं याद करना है। तो ये आपका बच्चों विशेषता है शुक्ल युग का, कोई 3 विशेषताएं आप याद कर सकते हैं, है ना, कि गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य भाव या हास्य व्यंग के सरल छोटे शुक्ल जी के निबंधों में मिलते हैं, है ना। आपको जो सरल लगे इसमें से आपको कम से कम 3 याद करना है, ठीक है। शुक्ल युग की विशेषताओं में 3 विशेषताएं, जैसे प्रेमचंद ने मुहावरेदार, सजीव एवं व्यवहारिक शैली का आदर्श उपस्थित किया है, या बच्चों निबंधकारों ने समसामयिक प्रश्नों की समस्याएं पर अपनी लेखन चलाई है, लेखकों ने जीवन, समाज और साहित्य के प्रति अपनी मान्यताएं विचारपूर्ण निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत की है। तो अभी क्या है कि सारे क्वेश्चनों का आंसर अभी तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए मैं सोचता हूं कि भाई आप लोगों को प्रश्न प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद बच्चों द्विवेदी युग की गद्य की विशेषताएं, तो यहाँ पर आप लोगों को द्विवेदी युग की विशेषताएं आप लोगों को देख लेना है। भाई देखो, यदि आपसे कुछ ना बने ना, थोड़ा अपने भाषा में भी लिखने की कोशिश करना कि भाई जैसे निबंधों की भाषा का व्याकरण सम्मत है ना। इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ है, तो 2 विशेषताएं आपको तैयार कर लेना है। ये आपका द्विवेदी युग का विशेषता बच्चों, ये देख सकते हैं द्विवेदी युग, ठीक है। इस तरीके से इसका हो गया बच्चों। निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखना है। तो निबंध की परिभाषा कई लोगों के मत के आधार पर आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर लिखें कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर। जैसे यहाँ पर देखिए, निबंध है क्या, निधन बंध से बना है। निबंध शब्द किससे बना है, निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधी हुई, इसलिए तो बोला जाता है ना भाई गद्य की कसौटी, यानी इसको बांध कर कवि लेखन लिखता है। यदि गलत सलत लिख दिया तो फिर उसका खत्म कहानी। तो आप लोगों से यदि पूछेगा निबंध किसे कहते हैं, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, निबंध शब्द का अर्थ है निधन बंध, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना से बच्चों, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यानी कवि लेखन करता है तो निबंध उसको लिखना थोड़ा सा कठिन लगता है ना। बोला ना गद्य लिखने में भाई कवि और लेखकों के लिए कसौटी है। गद्य लिखना, जैसे कविता तो मान लीजिए शॉर्टकट में लिख दिया गया, लेकिन गद्य का लेखन बच्चों, पद आसान होता है लेकिन गद्य लिखना उतना आसान नहीं होता है कवियों के लिए। उसी तरीके से कवि लिख रहे हैं गद्य, उसमें से भी निबंध लिखना और आसान नहीं है, इसलिए निबंध गद्य की कसौटी मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपका बच्चों निबंध किसे कहते हैं, इसके 2 गुण, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हो गया। गद्य की गौड़ विधाओं के बारे में वर्गीकृत कीजिए। तो आप लोगों को प्रमुख और गौड़ विधाएं, परेशान नहीं होना बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लेना है कि प्रमुख विधाएं हैं निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, और गौड़ विधाएं हैं संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र, साहित्य। ये आपके प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाएं हैं। प्रमुख विधा में आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि ये सब चीज आपसे बनता है कि निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये सबको पता है। गौड़ विधाएं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। यदि 5-6 भी आपसे बन जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है। तो ये आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो गया बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके पहले हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। आज प्रश्न क्रमांक 9 भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। सोरठा छंद किसे कहते हैं, कवित्व छंद, सवैया छंद, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द गुण किसे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द गुण के बारे में देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि जो प्रश्न हमें पहले मिल जाता है हम सोचते हैं कि पहले आप लोग इसको तैयार करते चलें। यहाँ पर देखिए शब्द गुण, शब्द गुण किसे कहते हैं। वैसे शब्द गुण के 3 प्रकार हैं, यहाँ पर पहले आप देख लो कि प्रसाद, ओज और माधुर्य, ठीक है। उनका वर्णन नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया है शब्द गुण किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों परिभाषा नहीं दिया हुआ है, तो परिभाषा आप मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। किसी काव्य या साहित्यिक रचना के वे आंतरिक विशेषताएं जिनके कारण उसमें रस या भाव का अनुभव होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, शब्द गुण कहते हैं, है ना। जैसे आपका माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, यहाँ पर देख सकते हैं प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। आप लोग फिर से लिखें, शब्द गुण किसी काव्य साहित्यिक रचना के वे आंतरिक विशेषताएं या तत्व होते हैं जिनके कारण उसमें क्या होता है, रस या भाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, रस या भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर बच्चों याद कर लेंगे शब्द गुण क्या है बच्चों, शब्द गुण किसे बोलेंगे, किसी काव्य साहित्यिक रचना की वे आंतरिक विशेषताएं हैं या वे तत्व हैं जिनके कारण उसमें रस या भाव उत्पन्न होता है, उसे हम शब्द गुण कहते हैं। शब्द गुण के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रसाद गुण, ओज और माधुर्य गुण। ओके, यही तो पूछा गया था बच्चों। और उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में आप लोग लिख देना, जैसे यहाँ पे प्रसाद गुण है, उदाहरण ये चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ठीक है, यदि प्रसाद गुण के बारे में पूछा जाए तो उसका उदाहरण लिख लेना, काव्य के जिस गुण विशेष के फलस्वरूप संवेदनशील चित्त प्लावित हो जाता है, मतलब एकदम संवेदनशीलता चित्त मन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। तो ये आपका शब्द गुण हो गया है। शब्द गुण में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छंद के बारे में बच्चों, जो कि आपका सोरठा छंद, कवित्त और सवैया छंद है। अभी त्रैमासिक के लिए बात की गई है, इसलिए आप लोगों को भाई साहब सोरठा छंद, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है बच्चों। यहां पर आप देखिए सोरठा छंद का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूं कि जो सिमरत सिद्ध होई गणनाय करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रोषि शुभ गुण सदन। ये आपका सोरठा छंद का देखो बच्चों, ये अर्ध समात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11, विषम मतलब पहले और तीसरे में 11-11, और आपके जो सम चरण है बच्चों उसमें 13-13 मात्राएं होती है। बस इतना याद करना है। सोरठा छंद किसे बोलेंगे, सोरठा छंद क्या है बच्चों, दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है, दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है। ठीक है सर, दोहे का उल्टा सोरठा छंद है। ठीक है, इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। एग्जाम्पल कौन सा लिखेंगे बच्चों, ये आपका परीक्षा बोध का एग्जाम्पल है, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये आपको तैयार करना है। साथ बच्चों आपका कवित्त छंद है। कवित्त छंद का भाई साहब एग्जाम्पल तो ये तो जो बच्चा याद कर पाएगा तो वही याद कर पाएगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको ट्रिक बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। कवित्त छंद मतलब जो बच्चा याद कर लिया होगा एक दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि आज पढ़ोगे तो कल बन जाएगा। लेकिन अथवा में सवैया छंद यदि आप लोग थोड़ा सा याद कर लें तो अथवा में कोई ना कोई आ ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कविता आ गया तो सवैया और आप सोरठा तैयार कर लो। कविता आपसे नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। इसमें क्या होता है बच्चों, 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे मत्स्य के अंदर छंद, मत्स्य के अंदर छंद एक प्रकार सवैया छंद है। तो ये आपका छंद हो गया कंप्लीट। छंद आपको बच्चों देखो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपसे कविता नहीं भी बन रहा है तो सोरठा और सवैया पढ़ लो। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि छंद एक दे दे और एक अलंकार दे दे, तो फिर आपसे परेशानी होगी ना। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं कि करुण रस की परिभाषा और उदाहरण बता दो, करुण रस की परिभाषा और उदाहरण बता दो, तो देखो बच्चों मैं रस का एक बढ़िया सा शाब्दिक तरीका बताया करता हूं कि काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रस कहते हैं। और रस के प्रकार में कि सा हृदय में के हृदय में, जैसे मैं आपको बता दूं रस का कोई भी आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा, कोई भी रस पूछा जाएगा तो उसकी आप परिभाषा दे सकते हो, किताब के आधार पर नहीं, मेरे आधार पर। देखो कि सा हृदय के हृदय में, सा हृदय के हृदय में, जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा आप लोग तैयार कर रहे हो। कौन सा बच्चों, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहाँ पे है, श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस की बात करता हूँ, ये श्रृंगार रस है कि सा हृदय के हृदय में श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आप मेरे समस्या का समाधान देख लें भाई, कैसे मैं सोचता हूं कि आप लोग इसको कम समय में तैयार करें कि सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है बच्चों। क्या कह रहा हूं कि सा हृदय के हृदय में, सा हृदय के हृदय में, क्या बोल रहा हूं, सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। यदि हास रस की परिभाषा पूछते तो कैसे हो जाता कि सा हृदय के हृदय में, सा हृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां हास रस होता है। लेकिन बात किसकी की गई है, करुण रस की, करुण रस की बात की गई है। तो करुण रस बच्चों की सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां करुण रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार।
ठीक है, तो ये करुण रस हो गया। परिभाषा कैसे याद करोगे, सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे करुण रस होता है। ठीक है बच्चों, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ओके, चलिए रस के प्रमुख अंग की बात की गई कि रस के कितने अंग हैं, तो रस के 4 अंग है बच्चों, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभव। ठीक है, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव और विभाव, रस के 4 अंग हैं। 4 अंग क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, स्थायी भाव किसे कहते हैं, किसी घटना को देखकर यदि मन में जो स्थायी रूप से विद्यमान हो जाता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस का रति हो गया, है ना बच्चों, हास रस का हंसी हो गया, रौद्र रस का क्रोध हो गया, भयानक का भय हो गया, वीर रस का उत्साह हो गया। तो सहृदय के हृदय में जब स्थायी रूप से कोई भाव उत्पन्न हो जाता है वो आपका क्या कहला जाता है बच्चों, वो स्थायी भाव कहला जाता है। ठीक है, संचारी भाव किसे कहते हैं, संचारी भाव के नाम किन्हीं 2 संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब अल्प समय के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और संचरित होकर के चले जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। आश्रय के चित्त में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। मतलब आश्रय के चित्त में यानी मानव के चित्त में यानी मन में कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद तुरंत खत्म हो जाते हैं। जैसे चिंता है, शंका है ना, मोह है। ठीक है, जैसे किसी चीज को आप अच्छा देख लो तो उसके प्रति ललायित हो जाओ, है ना, प्रेम उत्पन्न हो जाए, ये मोह है बच्चों, है ना। तो ये एक प्रकार का संचारी भाव है, अल्प समय के लिए आता है और संचरित होकर के चला जाता है, वो आपका संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लो भैया, मद है, शंका है, आलस्य, चिंता है, ये सब संचारी भाव कहलाते हैं। चीजें क्लियर। तो स्थायी भाव और संचारी भाव के बारे में कोई दिक्कत, स्थायी भाव जो अल्प समय के लिए स्थायी भाव जो स्थायी रूप से किसी घटना को देखकर मानव हृदय के चित्त में स्थायी रूप से वो भाव विद्यमान हो जाता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। लेकिन जो भाव कम समय के लिए उत्पन्न होता है और संचरित होकर के चला जाता है वो आपका संचारी भाव कहलाता है। इस तरीके से बच्चों आपका रस के बारे में जितने आपके सिलेबस में थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शांत रस का परिभाषा दीजिए। सहृदय के हृदय में सम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां शांत रस होता है बच्चों। सिंपल है, मैंने कहा ना, एक ही परिभाषा तैयार करो। सहृदय के हृदय में सम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है, वहां पे आपका शांत रस हो जाता है। उदाहरण के रूप में बच्चों शांत रस का उदाहरण बताओ। शांत रस, सुन मत मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लहो कहो, सुख सठ यह समुझ सवेरो। आप अपने हिसाब से शांत रस का एग्जाम्पल, सिंपल सा कोई एग्जाम्पल तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है, विरोध है ना, विरोध उस कविता में नहीं है, उस काव्य में नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो, वो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, जैसे या अनुरागी चित्त को गत समझे नहीं कोई, क्यों क्यों ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। विरोधाभास अलंकार मतलब किसी पदार्थ गुण या क्रिया के वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोधाभास होता है। उस कविता में वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता लेकिन विरोध आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार। संदेह अलंकार, सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी, कि सारी किनारी, किनारी की सारी है, ये भी सिलेबस में बच्चों त्रैमासिक के। जहां रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है, तो वहां पे आपका संदेह अलंकार हो जाता है। सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी किनारी, किनारी की सारी। सिंपल है कि जहां रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु के रूप देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है, यानी देखने पर संदेह बना रहे, वहां पे संदेह अलंकार होता है। ठीक है, विरोधाभास अलंकार और संदेह अलंकार। इस तरीके से आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन क्रमांक 8, 9 और 10 ये कर लिया ना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 बताना, नहीं बनेगा तो भाई करवा देंगे, और 12, 13। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना, इस वीडियो में जितना आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा अगला वीडियो उतना ही जल्द आपके लिए ला दूंगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करना बच्चों, आपके लिए मेहनत किया हूँ। ग्रामर पोर्शन कैसे क्वेश्चन जो भाई एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आप लोग तैयार करें। और भाई चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स ले लें, सारा चीज़ नोट्स में भी ऐड रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर भैया 96 85 29 91 49, 9685299149। मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों, हिंदी का नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये चार्ज है हिंदी के लिए, है ना। तो आप लोग 96 85 29 91 49 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।